Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो प्रेजेंटेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो लुसेंट सामान्य विज्ञान है उस पुस्तक से है। और इसमें आज की इस वीडियो में हम 1 से 100 तक जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है लुसेंट में उसको देखेंगे और साथ ही इसको हम पार्ट 1 नाम देंगे इस वीडियो को। इसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें 100 से 101 से लेकर 200 तक प्रश्न रहेगा और पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें कि 200 से 293 तक प्रश्न रहेगा। तो कुल मिला के 300 प्रश्न है इसमें। फिजिक्स का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का, हम सबका लेकर के आएंगे। तो पहले जो है आज प्रथम चरण में हम पार्ट 1 में फिजिक्स का लुसेंट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 100 तक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, हमको इंतजार रहेगा आपके कमेंट का बेसब्री से। चलिए पहला प्रश्न की ओर आते हैं। फिजिक्स का प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है। देखिए कार्य का मात्रक आपको साफ दिख रहा होगा डिस्प्ले पर कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। हम फटाफट लेंगे क्योंकि टाइम लेट करने से फायदा नहीं है ना। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये तो आप जानते ही हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है ना। देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन सा है जो समय का मात्रक नहीं है? तो अधिवर्ष समय का मात्रक है, चंद्रमाह भी समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पार्सेक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। पार्सेक जो होता है, पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक दूरी की इकाई है। पार्सेक किसकी है? दूरी की इकाई होती है ना। 1 प्रकाश वर्ष पर 3.26 जो होता है पार्सेक। तो यह जो पार्सेक है यह किसकी इकाई है? तो पार्सेक दूरी की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो है ये उष्मा की इकाई है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वह सुमेलित है। क्या? डेसिबल जो होता है ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, एकदम राइट है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो बोलते हैं यह शक्ति इकाई है, राइट है, शक्ति की इकाई होती है हॉर्स पावर। समुद्री मील जो होता है यह दूरी की इकाई है, समुद्री मील भी दूरी की इकाई है। ये तीनों तो सही है, लेकिन सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई है, ये क्या है? गलत है। उष्मा की इकाई जूल होती है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसकी मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट है। ल्यूमेन का मात्रक किसका है? ज्योति फ्लक्स का। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की। जानते हैं प्रेशर की इकाई क्या होती है? पास्कल। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता की मात्रक है। ये आरआरबी पूछा भी गया है ना। कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, मतलब उसका डायमेंशन जो है समान नहीं है। तो बल और दाब, प्रेशर और दाब का जो डायमेंशन है वह समान नहीं है, जबकि कार्य और ऊर्जा का जो डायमेंशन है वो समान होता है। भार एवं बल का जो डायमेंशन है वह भी समान होता है। आवेग, इम्पल्स और संवेग, मोमेंटम, तो आवेग और संवेग इसका भी जो डायमेंशन होता है वह समान होता है, लेकिन प्रेशर और फोर्स का जो है अलग अलग डायमेंशन होता है।
अदिश राशि है। कौन सी राशि अदिश है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। आप जानते हैं अदिश राशि वो होता है ना, जो कि जिसमें कि मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, तो अदिश राशि होती है। असदिश है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तथा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करे तो वह सदिश है। यहाँ अदिश है तो ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। बाकी बल आघूर्ण सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, उपयुक्त सभी जो है ये सब सदिश राशि है, लेकिन ऊर्जा जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सा है? वेग। वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये सब जो है इस सब में लंबाई सब वगैरह में मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, समय में डायरेक्शन नहीं है, ये इसलिए क्या है? अदिश है। द्रव्यमान में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ये सभी अदिश है, लेकिन वेग जो है सदिश है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। चलिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग से, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। क्या प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, है ना। देखिए, संवेग और वेग के अनुपात से संवेग p बराबर होता है mv, है ना। संवेग p बराबर mv और वेग जो होता है यह मीटर प्रति सेकेंड में। तो इससे अगर आप निकालेंगे तो यह जो है आपका कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इससे द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। शून्य में, है ना, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? समान त्वरण होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होती है? सेम होती है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, अर्थात एक जो है एक निश्चित त्वरण होता है, एक सेम त्वरण होता है। चलिए 16 को देखते हैं। जब तो 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 किलोग्राम वाला द्रव्यमान है और उस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना का? 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण, देखिए यहाँ पर क्या है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान, तो m की वैल्यू, मास दी गई है 2 किलोग्राम और फोर्स आपको जो है 5 न्यूटन का। तो अगर यदि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और निकालना है आपको त्वरण, तो F बराबर ma होता है, a बराबर हो जाएगा F बटे m, तो 5/2, इसका मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है यह क्या हो जाएगा? उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। चलिए ठीक है, 17 देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ये क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसमें क्या कहता है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा, है ना, कोई भी स्थिर या गतिशील वस्तु की जो स्थिति और दिशा है उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो ये क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 को देखते हैं। 18 है रॉकेट के डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आरआरबी 2003 का प्रश्न है ना। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर कार्य करता है। 19 प्रश्न देखिए। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। यदि घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो उस पर सवार है, घुड़सवार है, उसके गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व। क्या है? विश्राम जड़त्व। क्योंकि वह जो है कोई भी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहता है कि जब भी कोई भी वस्तु है वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, पसंद करती है। अगर वह जड़त्व में है तो वह स्थिर रहना चाहती है, अगर वह गति में है तो गति को बनाए रखना चाहती है। लेकिन जब अश्व एकाएक चलना आरंभ करेगा तो वह उसके ऊपर जो घुड़सवार है उसकी बॉडी रेस्ट में होगी और एकाएक जो है उसमें परिवर्तन होगा। इससे क्या हो जाएगी? विश्राम का जड़त्व कहलाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। 20 नंबर है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं।
इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। यह भी जड़त्व का ही नियम है कि जब बस चलती है तो उस पर जितनी भी बॉडी हैं, जो भी लोग हैं, उसमें क्या होती है, एक जो है वह अपनी अवस्था को, उस गति की अवस्था को बनाए रखना पसंद करती है। वो जड़त्व का नियम कहता है कि वो उस अवस्था को बनाए रखना चाहती है, लेकिन एकाएक क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है, ब्रेक लगती है और इसके द्वारा क्या होता है कि यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। तो यह भी न्यूटन का पहला नियम ही होगा। चलिए 21 देखते हैं। बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, अर्थात है ना, F बराबर एम ए जो होता है, तो m मास हो गया और a त्वरण हो गया, तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। आगे बढ़ते हैं। शरीर का वजन। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। देखिए, ध्रुव पर शरीर का वजन अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है, और इसके अपेक्षा जब विषुवत रेखा पर जाएंगे तो वह जो है पृथ्वी के अक्ष से दूर होने पर क्या होता है, वहाँ ग्रेविटेशन कम होती है, इसलिए वहाँ पर वजन हल्का महसूस होता है। लेकिन शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो है ग्रेविटेशन फोर्स का मान बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो वह हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि 1/6 होता है। जो मनुष्य का भार पृथ्वी पर जितना होता है उसका 1/6 हिस्सा जो है उसका भार चंद्रमा पर होता है। तो यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 100 न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं 24 को। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा 3 किलोग्राम। क्या कर रहा है? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार अगर 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 3 किलोग्राम हो जाएगा। ये पृथ्वी की सतह पर भार, देखिए ये जो है mgh वाला, ये पृथ्वी की सतह पर किसी का भार में आपका द्रव्यमान और जो ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों मिल करके, तो 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 3 किलोग्राम होगा। आगे देखते हैं 25। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, मतलब बहुत कम होता है। सही बात है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा के तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। ग्रेविटेशन फोर्स उसकी तुलना में बहुत कम होता है। चलिए, इसलिए वहाँ पर लंबी छलांग लगाना आसान है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा? 9.8 न्यूटन, अर्थात 9.8 न्यूटन को ही हम 1 किलोग्राम कह सकते हैं। तो 1 किलोग्राम को हम 9.8 न्यूटन कह सकते हैं। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा? 9.8 न्यूटन होगा। आगे देखते हैं 27। जड़त्व आघूर्ण वह कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? टॉर्क होता है ना, टॉर्क, बल आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? टॉर्क होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? क्या कह रहा है? जल के आयतन में, जल के वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अर्थात अगर जल के आयतन में परिवर्तन क्या होगा, अगर उसके तापमान को हम 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। चलिए 29 को देखते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, है ना। क्या कह रहा है? एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है ना। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। 29 प्रश्न है। हाँ 29 तक देखे थे हम लोग, ठीक है। चलिए, एक बीकर में, है ना, देखिए 29 को देखते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। कहा जाता है अगर बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है तो अगर बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, मतलब बढ़ता नहीं है। क्योंकि बर्फ जब उसमें डूबता है तो जितना सा उसका जो
जितना जितना सा आयतन को वो घेरता है वो पिघल करके उतना सा आयतन को फुल कर देता है। इसलिए जो है पानी में बर्फ के टुकड़े को डालने पर जो उसका तल का जो उस पर रीडिंग रहता है उसके पूर्णतः पिघल जाने के बाद भी वही रीडिंग जो है उस पानी का रहता है, अर्थात उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होता। बर्फ डूबने के साथ जितना तल पर था बर्फ पिघल जाता है, उस पानी में मिल जाता है, फिर भी तल उतना ही रहता है। चलिए ठीक है, 30 नंबर देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है और इसलिए क्या होता है, बोतल टूट जाता है। तो जब बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। 31 देखते हैं। 31 में क्या है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि है ना, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। देखिए, चलने के लिए घर्षण का होना बहुत जरूरी है, और जब सड़क पर घर्षण कम कर दिया जाएगा चलना कठिन होगा। तो वही कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 32 को देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज, अगर नदी में जहाज चल रहा है ना, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि देखिए समुद्री जल की डेंसिटी अधिक होती है, समुद्री जल जो होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, और इसलिए नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा सा ऊपर आएगा। यह जो है चूंकि जो नॉर्मल नदी की पानी होती है और जो समुद्र का पानी है उसके डेंसिटी में अंतर होता है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं 33। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। देखिए, लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है इसलिए वह पानी में डूबता है, और लोहे का घनत्व पारे से कम होता है इसलिए वह पानी पर तैरता है। तो किसी वस्तु को तैरने के लिए उसकी डेंसिटी जिम्मेवार भी होती है। अब देखिए, जिस चीज़ में डुबाया जा रहा है उसकी डेंसिटी अगर अधिक होगी तो जिस चीज़ को डुबाया जा रहा है वह ऊपर तैरेगी, और जिस चीज़ को डुबाया जा रहा है अगर उसी की डेंसिटी अधिक है और जिसमें डुबाया जा रहा है उसकी डेंसिटी कम है तो वह उसमें डूब जाएगी। यही चीज़ होता है कांटे के साथ। डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, अर्थात द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब यह देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन अगर हो रहा है तो जितना ही ज़्यादा आप आयतन को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगी, डेंसिटी घटेगी। तो इस तरह इससे ये बात समझ में साफ आती है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो लोहे का डेंसिटी पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। चलिए ठीक है। 34। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। चलिए 35 देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा अगर बदल देंगे तो उसकी डेंसिटी जो है चेंज नहीं करेगी, वही रहेगी, है ना। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अर्थात डेंसिटी। देखिए, किसी भी वस्तु घनत्व जो है वह द्रव्यमान बटे आयतन है। एकांक द्रव्यमान में जो आयतन है वह एकांक द्रव्यमान में जो आयतन है देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन में द्रव्य की मात्रा को, है ना, हम लोग डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। चलिए, अब घनत्व अपरिवर्तित रहने का मतलब है अगर 1 क्विंटल का लोहा का भी हिस्सा लें या हम 1 ग्राम लोहा का हिस्सा लें, उसकी डेंसिटी जो है दोनों में क्या होगी? सेम होगी। डेंसिटी होता है एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा। तो वह जो चाहे कितना भी बड़ा भंडार हो या चाहे कितना भी छोटा हो, तो उसमें जो उसकी जो एकांक आयतन में जो द्रव्यमान की मात्रा होगी उसके अकॉर्डिंग जो है घनत्व डिफाइन होता है। तो यह जो है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। चलिए, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग समुद्र से ऊपर रहता है और 9/10 भाग समुद्र की सतह के अंदर रहता है। तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग ऊपर रहता है, और कितना भाग समुद्र की सतह के अंदर रहता है? तो 9/10 भाग अंदर रहता है।
चलिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है ना। दाब अधिक होने से क्या होता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। चलिए 38 को देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो वायु दाब में कमी के कारण, है ना। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण, क्योंकि जो जो हवाई जहाज ऊपर जाता है त्यों त्यों क्या होता है, वायु दाब में कमी आती है ना, वायुमंडलीय प्रेशर वहाँ पर लो होता है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे से तापमान पर क्यों उबलता है? तो ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है ना। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, चलिए 40 को देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या प्रश्न है कि जो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है ना, जो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा, है ना। वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरावट का इस बात का संकेत है कि तूफानी होगा। अचानक गिरता है तो वह जो है तूफानी होगा, है ना। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगी, तूफानी होगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी बनने का कारण क्या है, क्योंकि अधिक प्रेशर अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है ना। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 43 को। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है ना। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, वायुदाब घट जाता है। वायुदाब घटेगा, वायुमंडलीय प्रेशर घटेगा, इसलिए हाइड्रोजन से भरा हुआ रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण से। किससे? नाभिकीय संलयन के कारण से। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण, है ना। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है ना। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, है ना, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दा पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, जबकि चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, चलता हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा है और बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा है, लेकिन खींची हुई धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, खींची हुई धनुष में कैसी ऊर्जा है? खींची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा है। 48 देखते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है ना, अगर उसकी वेलोसिटी को दोगुनी कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। हाफ एम भी स्क्वायर होता है तो भी का स्क्वायर हो जाएगा तो वो क्या होगा? अगर दुगुनी है तो 2 का स्क्वायर होगा, 4 गुनी हो जाएगी। वही कह रहा, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 49 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि, है ना, कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है ना, अर्थात द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। 50 देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल चलाते समय, है ना, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, है ना। अगर साइकिल चलाने वाला, है ना, मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय इसलिए झुकता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। गुरुत्व, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको आधार के अंदर बनाए रखने के लिए वह झुकता है, और इससे वह क्या होता है, गिरने से बचाएगा। देखिए, जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, जब आप खड़े रहते हैं या बैठते हैं, सोते हैं, तो हर जगह वो चेंज करता है। आप साइकिल पर बैठते हैं तो वहाँ भी चेंज करता है, लेकिन जब मोड़ पर आप जाते हैं तो मोड़ पर ग्रेविटी चेंज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करती है, और साइकिल और आदमी के साथ साथ की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह आदमी झुक करके बैलेंस करता है, इसलिए वह उसे गिरने से बचाता है। इसलिए एक साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय खुद को क्या करता है, झुका लेता है ना। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो मित्र, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। ऐसे हमने कहा था कि हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम आज 50 पर ही रोकते हैं। फिर अगली जो पार्ट 2 आएगी उसमें हम फिर 50 से 100 तक का वीडियो लेंगे। लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोग कितना भी अच्छा कॉन्टेंट रहे, बहुत लंबा हो तो नहीं देखता है मित्र। तो ठीक है, आज हम 50 तक लाए हैं। अगला दिन जो है हम 51 से लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, लूसेंट का, फिजिक्स का। आप जो है वहाँ से आप हमारा थंबनेल को देखिएगा और ये कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। आज यहीं वीडियो को एंड करते हैं।